Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, we will study about the structure of testes. यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर किसका, टेस्टिस का. टेस्टिस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्स. टेस्टिस जो होता है घिरा हुआ होता है 3 लेयर से. एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड, दिस इज द आउटर लेयर एंड दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका vaginalis. This tunica vaginalis is epithelial tissue. And the second layer is, this is second layer, and this second layer is called tunica albuginea. Outer layer is called tunica vaginalis and the middle layer is called tunica albuginea and the innermost layer is called, this is the innermost layer and this layer is called tunica vasculosa. Tunica vasculosa. These are the 3 layers which surround testis. ये 3 लेयर है जो कि टेस्टिस को घेर करके रखता है. तो आउटर सबसे बाहर का जो लेयर है वो ट्यूनिका वेजाइनालिस है. ट्यूनिका वेजाइनालिस एपिथेलियल टिश्यू होता है. ट्यूनिका एल्बुजिनिया फाइब्रस टिश्यू होता है और ट्यूनिका वैस्कुलोसा वो पतला पतला नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू होता है. तो ये 3 लेयर है. अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलेंगे. कहता है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया ग्रो इंटरनली. ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये इंटरनली ग्रो करता है. ध्यान देंगे यहाँ पे, दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड दिस लेयर इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा. दिस लेयर इज ट्यूनिका वैस्कुलोसा विच इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरी. ये कैपिलरी का नेटवर्क होता है, पतला पतला ब्लड कैपिलरी यहाँ पे मौजूद होता है. तो ये इस तरह से है. अब नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया ग्रो इंटरनली. ये इंटरनली अंदर की ओर ग्रो करना शुरू करता है. ऐसे ये ऐसे मुड़ गया, अंदर की ओर ग्रो करना शुरू करता है और ग्रो करने के बाद टेस्टिस के ग्लैंडुलर पार्ट को डिवाइड कर देता है 200 to 300 चैम्बर्स में. एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की ओर ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा ग्लैंडुलर पार्ट, टेस्टिस के ग्लैंडुलर पार्ट को 200 to 300 चैम्बर्स, 200 से 300 चैम्बर में डिवाइड कर देगा. तो ध्यान देंगे, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ट्यूनिका एल्बुजिनिया ग्रो किया अंदर की ओर इंटरनली, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और एक चौथा चैम्बर, 5वां चैम्बर. इसी तरह से ये 200 to 300 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है. और एंड दिस चैम्बर्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर lobules. And the number of testicular lobules are 200 to 300 in number. आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, each test is having how many testicular lobules? So 200 to 300 testicular lobules are present in each testis. प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 300 चैम्बर मौजूद होता है. नेक्स्ट, ईच टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कंटेन हाईली कॉइल्ड डक्ट. दीज डक्ट्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स.
seminiferous tubules. So each testicular lobules contain how many seminiferous tubules? So each testicular lobules contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. 1 to 3 in number. कह रहा है कि ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स जो है, यह प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 1 से 3 की संख्या में बहुत ज्यादा कॉइल्ड डक्ट मौजूद होता है, जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या 1 से 3 होता है प्रत्येक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो बोला जाता है, कहा जाता है कि seminiferous tubule is the place where a spermatogenesis occurs. So, a spermatogenesis occurs in seminiferous tubules. इस seminiferous tubules में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब कहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि आखिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है किस चीज का बना होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ द वॉल ऑफ seminiferous tubule is consist of germinal epithelium। ध्यान देंगे, जो वॉल होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, वह बना होता है जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू का। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू के पास में 2 तरह का सेल मौजूद होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट इज क्यूबिकल एंड सेकंड इज पिरामिडल। क्यूबिकल समझ ही रहे होंगे, शेप जो क्यूब का शेप होता है क्यूबिकल। पिरामिडल, पिरामिड भी जानते होंगे, पढ़े होंगे, पिरामिड के जैसा शेप होगा। तो कुछ सेल इस जर्मिनल एपिथेलियम में, जैसे कि यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, कह रहा है कि इसके वॉल पे, सपोज कीजिए कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स डक्ट का ये इनर वॉल है, इसके इनर वॉल पे मौजूद है एक सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम। और इस सिंगल लेयर जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरह का सेल मौजूद है। इसमें 2 तरह का सेल मौजूद है, एक क्यूबिकल और दूसरा पिरामिडल। आगे देखेंगे, क्यूबिकल में माइटोसिस होता है। क्यूबिकल जो सेल है वहां पे माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद ये फॉर्म करता है स्पर्म मदर सेल, और इस स्पर्म मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस होगा और फॉर्म करेगा, यानी कि ये फॉर्मेशन होगा स्पर्म का। इसका मतलब cubical cell of germinal epithelium involved in formation of sperm। क्यूबिकल सेल जो है जर्मिनल एपिथेलियम का, वह स्पर्म के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की पे कौन सा सेल है जो जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है, तो क्यूबिकल सेल होगा। ये क्यूबिकल जो सेल्स होंगे, उस क्यूबिकल सेल में माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद स्पर्म मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, और इस स्पर्म मदर सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे पिरामिडल। पिरामिडल सेल जो होता है, यह पिरामिडल सेल को हम लोग सर्टोली सेल के नाम से भी जानते हैं, नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पिरामिडल सेल इज कॉल्ड
सर्टोली सेल। याद रखेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन का हॉट क्वेश्चन है। अक्सर हाँ पूछता है सर्टोली सेल कहाँ मौजूद होता है। तो सर्टोली सेल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल में मौजूद होता है सर्टोली सेल। एंड दिस सर्टोली सेल इज ऑल्सो नोन एज नर्स सेल। Why does it called nurse cell? Because it has a sperm. यह मदद करता है स्पर्म को टू प्रोवाइड नरिशमेंट। यहाँ पे ध्यान देंगे, क्यूबिकल सेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया। अब इस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कौन? तो इस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है यह सर्टोली सेल, और इस वजह से इस सर्टोली सेल को कहा जाता है नर्स सेल। हॉस्पिटल में देखते होंगे बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जब जन्म होता है तब उस बच्चे को पालती है वहां पे मौजूद नर्स। उसी प्रकार से यहाँ पे जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इस स्पर्म को पालने का काम करेगा यह पिरामिडल सेल, जिसे सर्टोली सेल के नाम से जाना जाता है, और इसे ही नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। नर्स सेल और सर्टोली सेल नरिश द स्पर्म। यह सर्टोली सेल और पिरामिडल सेल जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसे? तो स्पर्म को। अब यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे। ये हम लोग देख लिए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो वॉल है वो किस चीज का बना हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है बिटवीन टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स a small rounded cells are present. These cells are called Leydig cells. और यह सेल कहलाता है Leydig सेल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को हम बाहर निकाल लिए हैं। ये आ गया है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कह रहा है कि बिटवीन टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अराउंडेड अ स्मॉल सेल इज प्रेजेंट। दिस सेल इज कॉल्ड सर्टोली सेल। ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक सेल मौजूद है। इस सेल को कहा जाता है लेडिक सेल, या इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन अक्सर हाँ पूछता है लेडिक सेल कहाँ मौजूद होता है। तो लेडिक सेल प्रेजेंट इन बिटवीन टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सपोज कीजिए कि ये है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो इन दोनों के बीच में एक सेल मौजूद है। उस सेल को कहा जा रहा है लेडिग सेल। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल पे एक सेल मौजूद था जिसे हम लोग सर्टोली सेल कहे थे। ये आपसे क्वेश्चन में अक्सर आप पूछता है। दूसरा सेल जो पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, वो है यह लेडिग सेल, जो कि दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में मौजूद है। और इसी वजह से इस लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। इंटरस्टिशियल का मतलब बिटवीन, इंटरस्टिशियल का मतलब बिटवीन, दो के बीच में। तो ये लेडिक सेल मौजूद है दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, इस वजह से हमने कह दिया इंटरस्टिशियल सेल। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये लेडिक सेल्स का काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा। तो लेडिक सेल सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन इज सेक्रेटेड बाय। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये जो था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद पे क्यूबिकल सेल मौजूद था, क्यूबिकल सेल स्पर्म का फॉर्मेशन किया, और दूसरा सेल मौजूद था सर्टोली सेल जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तीसरा सेल जो सेल था वो ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में मौजूद था जिसे लेडी सेल कहे। वह लेडी सेल सेक्रेट करता है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। यह टेस्टोस्टेरॉन जो है स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। टेस्टोस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। यह टेस्टोस्टेरॉन प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, किसका? तो मेल का, और यह स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टोस्टेरॉन लेडिक सेल जो है इसके बीच में मौजूद है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यह लेडिक सेल सेक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन यहाँ आएगा और यह स्टिमुलेट करेगा क्यूबिकल सेल को। क्यूबिकल सेल जो यहाँ पे क्यूबिकल सेल मौजूद होगा वह क्यूबिकल सेल सेक्रेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एक क्यूबिकल सेल है, ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्म को, और इस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि इसे पालने का काम करेगा कौन? तो क्यूबिकल सेल। ये क्यूबिकल सेल है। इस स्पर्म का हेड जो है आकर इसमें बाइंड हो जाएगा, इम्बेडेड हो जाएगा, और इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। जब यह मैच्योर हो जाएगा, जब थोड़ा यह स्पर्म जो है मैच्योर हो जाएगा, इसे रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन और लीड इनटू अ नैरो डक्ट। यहाँ पे नैरो डक्ट है, नैरो डक्ट, एंड फॉर्म अ नेटवर्क विच इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। यहाँ पे ये सारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है आकर ओपन हो रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे आकर ये फॉर्म कर रहा है, बना रहा है एक नेटवर्क, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसे हम लोग कहते हैं रेटी टेस्टिस। This network like structure is called reti testis, and reti testis open through 10 to 20 narrow ducts. These ducts are called vasa efferentia. वासा इफ्रेंसिया। अब यह रेटी टेस्टिस जो है छोटे छोटे से नैरो डक्ट के माध्यम से बाहर ओपन होगा, और उसे नैरो डक्ट को हम लोग कहेंगे वासा इफ्रेंसिया। ये वासा इफ्रेंसिया की संख्या 10 to 20 देखा जाता है। अब नेक्स्ट में कहता है कि वासा इफ्रेंसिया ओपन इनटू अ हाईली कॉइल्ड डक्ट, एंड दिस डक्ट इज कॉल्ड एपिडाइडेमिस। यहाँ पे ध्यान देंगे इस स्ट्रक्चर पे, तो ये वास इफ्रेंसिया जो है ये ओपन हो रहा है एक हाईली कॉइल्ड डक्ट में, जो आपको एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पोर्शन जो दिख रहा होगा, ये पूरा पोर्शन जो है कहलाता है एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस एपिडाइडेमिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। इस एपिडाइडेमिस को 3 रीजन में डिफरेंशिएट किया गया है। द एंटेरियर इज कॉल्ड, ये वाला रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है ये एंटेरियर हो गया, इसे कहा जाता है कैप्यूट एपिडाइडेमिस। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि द एंटेरियर रीजन ऑफ एपिडाइडेमिस इज कॉल्ड कैप्यूट, मिडिल इज कॉल्ड कॉर्पस एपिडाइडेमिस, and the posterior most is called
cauda, epididymis. And this cauda is region where sperms are stored for functional maturity. यह एपिडाइडेमिस का वह रीजन है जहां पे स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, उसे रखा जाता है कुछ समय के लिए फंक्शनल मैच्योरिटी के लिए। यहां से ध्यान देंगे, यहां से स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म को सर्टोली से नरिशमेंट प्रोवाइड किया, थोड़ा सा वो गुड़कने लगा, अब उसे बाहर रिलीज कर दिया गया। बाहर जैसे ही रिलीज किया गया वो रेटी टेस्टी में आया, रेटी टेस्टी से वास डिफरेंशिया के माध्यम से वो चला आया एपिडाइडेमिस में। और एपिडाइडेमिस का एक रीजन है कॉडा एपिडाइडेमिस, जहां पे उस स्पर्म को रोक कर रख लिया गया। किसके लिए? तो फंक्शनल मैच्योरिटी के लिए। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो देखते होंगे कुछ समय के लिए माँ अपने गोद में ही रखती है। कब तक रखती है? जब तक वो थोड़ा सा मैच्योर ना हो जाए। जब मैच्योर हो जाता है उस बच्चे को छोड़ दिया जाता है जमीन पे, वो बच्चा गुड़कने लगता है। यहाँ पे भी जब बच्चे का फॉर्म हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, सर्टोली से उसे अपने गोद में ले लिया, जब वो मैच्योर हो गया तो गुड़कने लगा तो उसे छोड़ दिया गया। अब वो बाहर रिलीज हुआ, आगे बढ़ा रेटी टेस्टी के पास, वास डिफरेंशिया के पास, और उसके बाद वो चला आया कॉडा एपिडाइडेमिस के पास। कॉडा एपिडाइडेमिस के पास उसे थोड़ा देर के लिए और रोक लिया गया ताकि वो दीवार पकड़कर चलना सीख ले। अब यहाँ पे फंक्शनल मैच्योरिटी के लिए रोका गया कॉडा एपिडाइडेमिस में। अब यहाँ पे स्पर्म जो आकर थोड़ा और मैच्योर हुआ, अब वो दीवार पकड़ के खड़ा होकर चलने लगा अपने दो पैरों पे। अब नेक्स्ट आता है कि कॉडा एपिडाइडेमिस लीड इनटू नेक्स्ट डक्ट व्हिच इज कॉल्ड वास डिफरेंस। यह अब ओपन होता है वास डिफरेंस में। अब ये वास डिफरेंस असेंड टुवर्ड्स द एब्डोमिनल रीजन। ये वास डिफरेंस जो है पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां पे दिखलाया गया था वास डिफरेंस जो था वो असेंड कर रहा था, ऊपर चढ़ने लगा था। किधर चढ़कर गया था? तो वो धीरे 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 यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टेरियर रीजन में, ऊपर में ये यूरिनरी ब्लैडर था और ऊपर चढ़कर असेंड करने के बाद वो नीचे आया था। कहाँ पे? तो यूरिनरी ब्लैडर के पास। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे में आकर वहाँ पे एक उसे डक्ट ओपन, उसमें वो एक डक्ट ओपन हुआ था। किसका? तो एक ग्लैंड का। वो ग्लैंड का ओपन होने के बाद वो इजेकुलेटरी डक्ट के माध्यम से वो ओपन हो गया था यूरेथ्रा में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये वास डिफरेंस जो था वो लीड करेगा ऊपर की ओर, असेंड करेगा और असेंड करके वो आगे जाकर यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा। बाकी चीज तो हम लोग आगे देखे ही थे। तो यहाँ पे इस क्लास में हमने आपको इस टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी दिखला दिया, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा ये भी दिखला दिया। उसके बाद इस टेस्टिस के एक्सेसरीज डक्ट के बारे में भी पढ़ाया। ये एक्सेसरीज डक्ट है कौन कौन? तो रेटी टेस्टी, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडेमिस और वास डिफरेंस। तो ये सब जो था आपका टेस्टिस एंड एक्सेसरीज डक्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको एक्सेसरीज ग्लैंड। यानी कि हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखलाए थे तो वहाँ पे 3 तरह का ग्लैंड दिखलाया गया था, उसे हम लोग एक्सेसरीज ग्लैंड कहते हैं। पहला जो था सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा जो था प्रोस्टेट और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड। इन सब के बारे में, तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।